उम्मत मुस्लिमा पर शैतानी यलगार की हैरत अंगेज़ दास्तान। आखिरी हथियार किस्त नंबर 8। इनका सबसे बड़ा मसला इनकी कौमी गैरत है। ये गैरत न खुद इन्हें चैन से जीने देती है, न ये दूसरों को जीने देते हैं। बूथम ने सदाकत खान की मौत पर तबसरा करते हुए कहा, ट्रीसा डेली एक ही रेस्टोरेंट से खाते खाते दिली यकसानियत के शिकार हो जाता है। यार मुंह का जायका तब्दीली चाहता है। ट्रीसा और जूली के अलावा सब जोसेफ की बात पर हंस पड़े थे। ट्रीसा ने उसली निगाहों से जोसेफ को घूरा। जोसेफ ट्रीसा का बॉयफ्रेंड था। जोसेफ, तुम लोगों के जायका बदलने की ख्वाहिश में हम सदाकत खान जैसे अहम मोहरे से हाथ धो बैठे हैं। अब हमें इसकी खास जरूरत भी नहीं रही थी। हम मंजिल की तरफ तेजी से गामजन हैं, ताहम नेक्स्ट स्टेप अभी दूर है। तब तक हमें कोई ऐसा शख्स चाहिए जो मुकामी हो, हमारी बात माने। जूली ने रंगे महफिल बदलते देखकर बहते पानी को ढलवान की राह दिखाई। अगले कदम से तुम्हारी मुराद इलाके में एनजीओ का दफ्तर और अस्पताल का क़याम है। मार्क बन जूली के साथ तकरीबन चिपक कर बैठा था। बात करते से जूली की तरफ देखा। जूली मुस्कुराकर बोली, हमारे पानी के लेबॉरेटरी टेस्ट के बाद एनजीओ अस्पताल का क़याम ही बाकी रह जाता है। हाँ, मगर ये हमारा काम नहीं। जिस सेक्शन का है वो यकीनन इस पर होमवर्क कर रहे होंगे। मैंने तो नहीं कहा कि वो काम भी हमें ही करना है। तुम उकताहट से बोल रहे हो। मार्शल ने जूली की बात उचक ली थी। लगता है जूली को हमारा जायका बदलने वाला आइडिया पसंद नहीं आया। बूथम ने जूली को चलाने के लिए साबिका मौजूद छेड़ दिया था। वो लोग डिनर करके गपशप के लिए इकट्ठे हुए थे। कोई नींदराज था, कोई तकिए से टेक लगाए बैठा था। जोसेफ दोनों को हाथों का तकिया बनाकर एक पत्थर पर दराज था। रोशनी के लिए वहाँ 3 बड़ी हेडलाइट्स जलाई गई थी। वो पहाड़ी के एक बड़े शिगाफ के अंदर तकरीबन 50 मीटर दूर बैठे थे। यहाँ इर्द गिर्द कई बड़े बड़े शिगाफ थे जिन्हें हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल में लाया गया था। बेडरूम्स, स्टडी, किचन, लेबॉरेटरी, स्टोर, सब कुछ वहाँ था। जूली बूथम की बात पर बोली, जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम लोग अपना शौक पूरा कर सकते हो। लो भाई दोस्तों, इजाज़त मिल गई है। कल की रात के लिए मुकामी जलपरी का बंदोबस्त कर लो। बूथम ने झुककर कहा। इसके चेहरे और आंखों में शरारत की चमक थी। तुम लोग भी कर लो और हम भी बंदोबस्त कर लेते हैं। ट्रीसा ने बिला तरद्दुद जवाबन कहा। तुम दोनों को कोई नहीं मिलने वाला। मार्क ने मुस्कुराकर जूली को देखा। खुश फहमी है तुम्हारी। हम अभी वादी में उतरेंगे तो मर्दों की लाइनें लग जाएंगी। इस बार ट्रीसा ने जवाब दिया, तुम्हारी तरह नहीं है। एक अहम मोहरा भी गवा दिया और लड़की भी हासिल न कर सके। अब क्या करें हम। बंदा ही अजीब फितरत का मिला था। कहता था गैरत गवारा नहीं करती कि कौम की बेटी तुम्हारे हवाले करूं। इन लोगों की गैरत का तकाजा भी अजीब है। मर्द खुद चाहे कुछ भी करते फिरे, औरतों को 4 दीवारी में कैद करके रखते हैं। तुम ठीक कहते हो जोसेफ। हमें जो मुकामी एनजीओ ने इब्तदाई मालूमात फराहम की थी, इसकी रोशनी में कहना बेजाना होगा। मर्द दूसरी औरत के पास चला जाए तो इसे शर्म आती है न गैरत, मगर औरत की तरफ कोई आंख उठाकर देख ले तो इसे जान से मार देते हैं। ये उसूल गलत है। हम भी इंसान हैं, सोच को खुला और दराज रखते हैं, इंसानी तकाज़ों को मलहूज़ रखते हैं। अगर हमें कोई लड़की पसंद आई है और हम उसके पास जाते हैं तो ज़हन भी कुशादा रखते हैं। हमारी औरत भी अपने पसंद के पास जा सकती है। इतना कंप्रोमाइज़ होना चाहिए। मार्शल ने तबसरे को आगे बढ़ाया। ये मशरिक़ मार्शल ऊपर से मुस्लिम कंट्री है। खुद भी अजाब झेलते हैं और दूसरों को भी अजाब देते हैं। ज़िंदगी को तारीख कोठरी में कैद कर रखा है। मशरिक़ वुस्ता के बहुत से इस्लामी ममालिक जिस दुनिया से हम आहंग होकर चलते हैं, उनकी औरतें मनी स्कर्ट पहनती हैं और नकाब जैसे झंझट से आज़ाद अकेली सरेआम बाजार जाती हैं। इस्लामी पाबंदियों का अजाब अगर उतरा है तो इसे पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा कबूल किया है। जिंदा होकर भी जिंदा जैसी ज़िंदगी नहीं गुजार पाते। अपने दानिश में ये इस्लाफ की पैरवी करते हैं। फिक्र मत करो, धीरे धीरे इनके दिलो दिमाग से इस्लाफ की तमाम तालीमात को खुरच देंगे। इनके यहाँ सिर्फ मगरिब के नगमात गूंजेंगे। हम इनके अंदर सरतान की तरह सरायत कर जाएंगे। मार्क जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोला, इसके लिए मगरिब को सदाकत अली खान जैसे लोगों पर पहले काबू पाना होगा। जूली ने क़यास आराई की। जो सगे बेटों के लिए सब कुछ करता है मगर जान नहीं देता, लेकिन एक वतन की बेटी के लिए जान पर खेल जाता है, ऐसे लोग बहुत खतरनाक साबित होते हैं। जूली, जब सरतान की वबा फैलती है तो फिर सबको निगल जाती है। हम सरतान हैं जो सबको निगल जाएंगे। मार्क ने जहरीली मुस्कुराहट से कहा। सदाकत ने अगर दोस्त की बेटी के लिए जान कुर्बान की तो इसी सदाकत खान ने 2 बेटों को आला तालीम के लिए अमेरिका भेजा हुआ था। ये बिल्ली की तरह आंखें बंद करके दूध पीते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा। सदाकत खान तो गया, अब इसके बेटों का क्या होगा। बाप की तरह बेटों को बाप बंद हो जाना चाहिए। अब वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। मार्शल ने बेपरवाही से जवाब दिया। मार्शल, हमारा मतलूबा तमाम सामान पूरा हो चुका है।
इन दोनों लड़कों को छोड़ देना चाहिए, ट्रीसा ने कहा। ट्रीसा, तुम औरत की फितरी नफ्सियात के तहत बोल रही हो। इन्हें बजाय छोड़ देने के मार देना चाहिए। मार देने की बात तुम इंतकामन कह रहे हो बूथम, शायद इसलिए कि सदाकत खान ने तुम पर हमला किया था। इसने मुझ पर नहीं, खुद पर हमला किया था। ये बेवकूफ़ी ना करता तो अब तक जिंदा होता। बूथम ने क्रीपड़ा छोटा सा एक पत्थर एक तरफ उछाल दिया। बूथम ठीक कह रहा है। अगर सदाकत के बेटे को जिंदा छोड़ दिया जाए तो वो पाकिस्तान वापस आकर मीडिया में तहलका मचा देंगे, मार्क ने इसकी तायद में कहा। तुम बचकाना बातें कर रहे हो। जोसेफ ने मार्क के अंदाज को रद्द कर दिया। भला इनके वावेला पर कौन कान धरने वाला है। ये लोग मगरिब की तकलीद तो कर सकते हैं, मगर अज खुद अपने महदूद और नातवा मीडिया से इसे कोई गुजर नहीं पहुंचा सकते। जमीन वाले कभी कभी आसमान को छू सकते हैं, तो फिर रिहा कर देने के हेडक्वार्टर इत्तला दी जाए। जूली ने सवालिया निगाहों से जोसेफ को देखा, क्योंकि इस मिशन का जोसेफ ही सरबराह था। जब राब्ता हो और बात याद रहे तो कह देना। इसने ऐसे कहा जैसे मामला इतना अहम नहीं कि इसके लिए खुसूसन हेडक्वार्टर से रब्ता किया जाए। सदाकत खान ने जो इन पहाड़ियों की इन्फॉर्मेशन दी थी, जिनों परियों के हवाले से वो हमारे बहुत काम आई है, मार्शल कह रहा था। सदाकत खान और इससे पहले हलाक हो जाने वाले शख्स की मौत को लोग जिन्नात की कार्रवाई कह रहे हैं। इससे हमारा मिशन मुकम्मल तौर पर महफूज है। ये दकियानुसी लोग हैं यार। पूरी सरार फजा अजल से कायम है और अब तक रहेगी। मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा इस हिसार को तोड़ने की कोशिश करेगा। फिर भी वक्त ज़रूरत हम एक दो मज़ीद लाशें गिरा सकते हैं। जोसेफ, क्या ख्याल है, हमें कितना मज़ीद वक्त दरकार होगा? जूली, हमारी NGOs ने जो हमें लिस्ट फराहम की, इसके मुताबिक 102 देहात हैं जो इन पहाड़ों से निकलने वाले पानी से सैराब होते हैं। जोसेफ का लहजा एक बार फिर गैर मामूली संजीदा था। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पानी की कितने बड़े ज़खायर मौजूद हैं। रिपोर्ट हटकर देखा जाए तो फिर हमने अब तक जो काम किया है, इससे भी पता चलता है कि हमें मज़ीद कुछ वक्त लगेगा। बूथम ने बात को आगे बढ़ाया। हेडक्वार्टर की तरफ से फाइनल मुद्दत मुतय्यन न करना भी इस बात को साबित करना है कि मिशन पर वक्त लगेगा। अच्छा दोस्तों, तुम गपशप लगाओ, मैं तो चला। आज बदन में बहुत दर्द हो रहा है, जोसेफ ने खड़े होते हुए कहा। रिसीवर हाथ में पकड़े असद महमूद खान तजब्जुब में घिरा हुआ था। उंगलियां नब्रों तक जाकर वापस पलट रही थी। वो कोई हतमी फैसला नहीं कर पा रहा था। जब शानी की तलाश में इस रात गहरे सन्नाटे में असद मोहम्मद खान घर से निकला था तो सीधा पुरस्कार पहाड़ियों पर जा पहुंचा। अंधेरा इस कदर गहरा था कि 2-3 मीटर तक कुछ देखना कार्य मुहाल था। परिंदों की आवाज़ें नींद में डूबी हुई थी। दूर उफ्तादा कुत्तों की आवाज़ें कभी कभी सुनाई देती थी। अलबत्ता निसारपुर की वादियों की अज़ली खुशबू पूरी फजा में फैली हुई थी। रात की खामोशी और गहरी तारीकी अपनी जगह, पहाड़ों का खौफ और इनकी गैर मामूली पुरस्कारें दिल में अनजाने खौफ को धड़का रही थी। असद महमूद खान के हाथ में टॉर्च थी, जिसे वो इंतहा ज़रूरत के तहत इस्तेमाल कर रहा था, वरना हत्तल मकदूर टॉर्च जलाने से परहेज कर रहा था। शाहिद परवेज के मुलाजिम रफीक की पुरस्कार मौत निसारपुर के लोगों के तबसरों से निकलकर सर्द खाने में चली गई थी। अब इसका जिक्र शाज ही होता था, मगर सदाकत अली खान की मौत ने पुराने हादसे को फिर से इन तबसरों का हिस्सा बना दिया था। निसारपुर और कुर्ब ज्वार के पहाड़ों में सदाकत अली खान की मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैली थी। लोगों का समंदर निसारपुर उमड़ आया था। पुरस्कार पहाड़ियाँ मजीद पुरस्कार और खौफनाक डरावना रूप धार चुकी थी, बल्कि ज़्यादातर लोग अब इन्हें मौत की पहाड़ियाँ कहने लगे थे। असद महमूद खान जो अपने अहले खाना के साथ शानी की गुमशुदगी पर बर्फ़ की तरह पिघल रहा था, इसने अपने दोस्त सदाकत खान की मौत के बाद नतीजाबाजी कर लिया था कि अब शानी को ढूंढने के लिए कोई भी मशमूल पुलिस की मौत की पहाड़ियों की तरफ नहीं जाएगा। असद महमूद खान खुद हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता था। इसका लख्ते जिगर गायब था और वो कैसे मौत के खौफ से चुप बैठ सकता था। इसकी गमजदा आंखों में शानी की सूरत चिपक कर रह गई थी। लोग कुछ भी कहें, हालात का तकाजा कुछ भी हो, असद महमूद खान ने बेटे को खोजना था। वो मुहावरतन नहीं, हकीकतन अंधेरे में तीर चला रहा था। जहाँ हाथ को हाथ सुझाई न दे, वह बेटे की तलाश कर रहा था। अब इसने टार्च जलाकर पहाड़ों को खंगालना शुरू कर दिया। पत्थरों, दरख्तों, कदावर घास पौधों, झाड़ियों, गारों, शगाफ, पेचो खम, उतार चढ़ाव, गर्ज हर जगह वो टार्च की रोशनी डालकर देख रहा था। इस वक्त असद महमूद की अंदरूनी कैफियत भी कोई नहीं बता सकता था। इसके तलाश करने का अंदाज गैर इरादी तौर पर बेहोशानी या दूसरे अल्फाज में मुर्दा शानी को तलाश करने का था। असद महमूद के बारूब चेहरा पर गम और संजीदगी का लेप था। आंखों में अफसुर्दगी और फिक्रमंदी की झलक थी। दौरान तलाश जब पाँव से ठोकर खाकर कोई पत्थर नशेब में गिरता तो वो चौंक पड़ता। पत्थर गिरने की आवाज़ रात की खामोशी में बहुत ज़्यादा महसूस होती थी। ये तेज़ आवाज़ असद महमूद खान के चेहरे के नकूश जैसे बदल कर रख देती थी। वो बेसाख्ता चुकन्ना हो जाता और तेज़ी से दाएं जानिब देखने लगता। ऐसी ही तेज़ आवाज़ के साथ इसे ज़ोर का धक्का लगा था। धक्का इतना अचानक और शदीद था कि खुद को संभाल ना पाया और लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। टॉर्च इसके हाथ से गिरकर बंद हो चुकी थी या फिर कई झाड़ियों या घास में चली गई थी।
اسد محمود خان جہاں گرا تھا وہاں کانٹےدار جھاڑیاں تھیں، کئی کانٹے اس کے جسم میں پیوست ہو گئے تھے۔ دھکے کی شدت سے نیچے گرنے اور کانٹوں کی چبھن نے اسے حواس باختہ کر دیا تھا۔ ایک لمحے کے ہزارواں حصوں میں اسے اپنے پرسرار موت کا احساس ہوا تھا۔ سب سے خطرناک احساس موت کا ہے۔ دنیا میں سب سے دہشتناک چیز بھی موت ہے۔ تمام تر ڈر، خوف، دہشت اور ہولناکی کی تان موت پر آ کر ٹوٹتی ہے۔ اگر موت کا احساس جاتا رہے تو تمام ڈر اور خوف مٹ جاتا ہے۔ موت واحد چیز ہے جو کسی محافظ کی طرح زندگی کو متعین کردہ مدت تک لاتی ہے۔ انسان عام طور پر درجہ کاہل ہو، سست ہو اور کسی بھی اضافی صلاحیت سے محروم ہو، جب اسے موت اپنا جلوہ دکھاتی ہے تو وہ لاشعوری طور پر تمام تر صلاحیتوں کو یکجا کر لیتا ہے۔ اسد محمود خان بھی چوٹوں کی پرواہ کیے بغیر فوراً کھڑا ہوا۔ وہ اندھیرے میں دھکا دینے والے کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کوئی دیکھنے میں کامیاب تو نہیں ہوا، البتہ اسے عقب میں سرسراہٹ کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً دائیں جانب جھک گیا۔ تبھی کوئی بھاری بھرکم چیز اس سے ٹکرائی۔ اسد محمود سے دبوچنا چاہا تو احساس ہوا کہ بھاری چیز اصل میں انسانی جسم ہے جو شاید اس پر عقب سے حملہ آور ہوا تھا، مگر عین موقع پر اسد محمود کے دائیں طرف جھکنے کے سبب حملہ آور کا وار خالی گیا اور توازن بگڑ جانے کی وجہ سے اسد محمود پر آن گرا۔ اسد محمود کو قدرت نے پراسرار موت سے بچا لیا تھا۔ اسے جیسے احساس ہوا کہ حملہ آور کوئی نادیدہ مخلوق نہیں بلکہ انسان ہے تو اس نے حملہ آور پر تابڑ توڑ مکے برسانا شروع کر دیے۔ حملہ آور کے منہ سے جب کرائیں بھری تو اسد محمود خان کا حوصلہ مزید سوا ہوا۔ اسے یقین ہو گیا کہ حملہ آور جن بھوت نہیں بلکہ انسان ہے۔ یہ انوکھا احساس تھا جس نے اس کے اندر برقی رو دوڑا دی تھی۔ اس کے جوش میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے حواس بحال ہو گئے تھے اور وہ دیکھنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ اس سارے معاملے میں مشکل 1 منٹ ہی صرف ہوا۔ جب حملہ آور کی گھومتی ہوئی لات اسد محمود کی کمر پر پڑی تو یہ ضرب اتنی کاری تھی کہ اسد محمود خان اڑتا ہوا 3-4 میٹر دور جا گرا۔ شاید وہ ڈھلوان میں گرا تھا۔ اس نے وجود کو سنبھال نہ سکا اور نشیب میں قلابازیاں کھاتا ہوا نیچے گرنے لگا۔ وہ کئی فٹ نیچے گرنے کے بعد ایک پتھر سے ٹکرا کر رک گیا۔ کئی فٹ بلندی سے گرنے سے اسے کئی چوٹیں آئی تھیں۔ بازو میں نکیلے پتھر کے ٹکراؤ سے خون کا بہاؤ شروع ہو گیا تھا۔ چہرے پر درد کی عجیب جلن کا احساس ہو رہا تھا۔ ہاتھ لگانے سے اسے پتہ چلا کہ چہرے پر بھی خون کا رساؤ جاری ہے۔ جسم کے کئی حصوں میں چوٹیں لگی تھیں، مگر اسد محمود نے ہمت کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ہر حال میں اس شخص کو پکڑنا چاہتا تھا۔ اچانک اور شدید حملے کی وجہ سے اسے ریوالور استعمال کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اب ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا، لیکن 3 گھنٹے مزید تلاش کے بعد وہ پھر حملہ آور کو پا نہ سکا۔ شاید اندھیرے کی وجہ سے اس نے سمت کا غلط تعین کر لیا تھا۔ وہ کہیں اور بھٹک رہا تھا اور حملہ آور کہیں اور اسے تلاش کر رہے تھے۔ گھر آتے سے غسل کیا تھا، پین کلر ٹیبلٹ اور فرسٹ ایڈ لی تھی اور بازو کا زخم گہرا تھا، چہرے پر ہلکی خراشیں تھیں۔ بہرحال وہ فیملی سے کچھ پانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ صبح سب کو بتانا پڑا تھا۔ بیگم کلثوم، کنزا اور منزہ یہ سن کر دہل گئی تھی۔ کامران اور اذان نے بھی حیرت سے پاپا کو دیکھا تھا، تاہم ان دونوں کی بیویوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ صبح بیگم کلثوم کا بھائی راحت بھی اپنی فیملی کے ساتھ آ گیا تھا۔ راحت شہر میں بزنس کرتا تھا۔ ان سب نے مل کر اسد محمود خان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اس کے لیے خطرناک پہاڑیوں پر جانا دانشمندی نہیں۔ اسد محمود خان نے سب کو انتہائی سختی سے منع کر دیا تھا کہ یہ بات گھر کی 4 دیواری سے باہر نہ جائے۔ اب اسٹڈی روم میں اسد محمود خان تذبذب کا شکار سوچ رہا تھا کہ اسے اگلا قدم کون سا اٹھانا چاہیے۔ مقامی تھانے کا انسپکٹر اس کا دوست شاہد بنگش کا بیٹا تھا، پھر بھی اس پر اعتماد کرنے میں اسد محمود کو دشواری ہو رہی تھی۔ ایس پی کوئٹہ سلامت اللہ بھی اس کا دوست تھا، جبکہ اذان و کامران بھی اپنا ہلکا احباب تھا۔ وہ ہر امکان پر غور کر رہا تھا کون سا قدم فائدہ مند ہوگا، کیونکہ اسے شبہ ہو چلا تھا کہ صداقت علی خان اور شاہد کے ملازم رفیق کی موت حادثاتی نہیں بلکہ قتل ہے۔ لمبی سوچ بچار کے بعد اس نے دن کی روشنی میں ایک بار پھر پہاڑیوں کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ کرتے ہی وہ ڈائری میں اہم نوٹس لکھنے لگا تاکہ جب پولیس کو کارروائی سنائی جائے تو کوئی اہم بات رہ نہ جائے۔ وہ 1 گھنٹہ سر جھکائے ڈائری لکھتا رہا۔